आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगेन, नाम से समझने की कोशिश करते हैं ना पहले, क्योंकि इसको ना बहुत सारे लोग नाम से ही नहीं समझ पाते, नाम से बहुत मिसकंसेप्ट करते हैं, बार बार भूल जाते हैं क्या टॉपिक था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि बाकी सब में नाम भी थोड़े बहुत रेलेवेंट होते हैं। इसका नाम बहुत अजीब है, लेकिन नाम भी कहीं ना कहीं इसकी कहानी बोल रहा होता है। बस इसे पकड़ने की कोशिश है कि कहां से कहानी बोल रहा है, क्या कहानी बोल रहा है। मल्टीपल, मल्टीपल तो समझते हैं, इंग्लिश वर्ड है मल्टीपल मीन्स बहुत सारी। अगला वर्ड है स्क्लेरोसिस। व्हाट द मीन ऑफ स्क्लेरोसिस? स्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है? स्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है हार्डनिंग, कोई भी चीज हार्ड होना। बहुत कॉमन सुना होगा स्क्लीरोडर्मा, इसके नाम से आपने टीवी में एड भी देखे होंगे। स्क्लीरोडर्मा के नाम से बहुत सारी मेडिसिन भी आती है। क्या होती है जब आपकी स्किन हार्ड पड़ जाती है? स्किन कैसी एकदम हार्ड हो, एकदम कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। हार्ड कब स्किन होती है? कोई भी चीज हार्ड कब होती है बॉडी में? जब जो सेल्स होते हैं, जो पर्टिकुलर सेल्स है, या तो इनकी डेथ होने लग जाए या इनके फंक्शंस खराब हो जाएं, ये फंक्शन ना करें। ओवरऑल क्या काम, या तो ये कोमा में चली जाए या ये मर जाए, दो ही काम तो होंगे। तो कुछ भी ऐसा सेल्स के साथ काम होता है, स्किन के सेल्स के साथ, उसके बाद जब उनकी क्या है, जो उनकी फ्रेजिलिटी मोबिलिटी होती है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद सारे सेल्स आपस में चिपक जाते हैं और वो क्या एकदम स्किन को हमारी हार्ड बना देते हैं। उससे हम बोलते हैं स्क्लीरोडर्मा। उसका रिलेशन यहाँ कुछ यहाँ किसी से नहीं है। मैं आपको अभी स्क्लेरोसिस का मतलब समझा रहा हूं कि स्क्लेरोसिस का मतलब होता है क्या, हार्डनिंग। अगर स्क्लेरोडर्मा हो गया तो स्किन की हार्डनिंग। यहां किसकी हार्डनिंग हो रही है, कौन सी चीज यहाँ हार्ड हो रही है, वो आगे समझेंगे। बस यहां पर इन्होंने ये बता दिया कि बहुत कोई ऐसी चीज है वो पूरी बॉडी में जो बहुत ज्यादा हार्डनिंग में जा रही है। क्या हार्डनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उससे होगा क्या, सब आगे समझेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ पोटेंशियली डिसेबलिंग डिसीज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कितनी बढ़िया लाइन लिखी, क्या लिखी? इट इज अ पोटेंशियल, ये डिसीज में इतनी ताकत होती है कि अगर आपको एक बार ये हो गई तो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीटली डिसेबल बना के ही छोड़ती है। समझ रहे? इसको रोकना ना के बराबर होता है। अगर एक बार ये हो गई, इसमें इतनी पावर है कि आपके पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी ओवरऑल आपको कंप्लीटली डिसेबल बना के ही छोड़ती है। होती कैसे? अगेन, ये होती कुछ नहीं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी की हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी, हमारी ऑन इम्यूनिटी हमारे ही खिलाफ काम करने लग जाती है। बहुत सारे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ के आए हैं, उसमें से एक नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है। करता क्या है हमारी इम्यूनिटी, करती क्या, फिर कर क्या देती है हमारी इम्यूनिटी? एक एक्सोन का स्ट्रक्चर हमेशा देख के आए हो। अगर मैं एक एक्सोन का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने खोल दूं, एक नर्व का, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी आपके सामने निकाल दूं, तो आप सबने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बकायदा देखा हुआ है। ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। क्या होता है? ये एक्सोन टर्मिनल है, ये पूरा एक्सोन वाला पार्ट होता है। हम जानते हैं यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होकर फिर आगे की तरफ एक्सोन से जाती है। बीच में क्या होता है? बोले बीच में सर होती है माइलिन सीट, होती है कि नहीं? ये क्या होती है? माइलिन सीट ही तो होती है। बोले इसके क्या काम? इसके हमने तीन काम पढ़े थे सर, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या? पहला तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है वरना नर्व टूट जाएगी। ठीक है भैया, प्रोटेक्ट करती है, तो पहला काम इसका हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन। दूसरा क्या पढ़ा था? बोले दूसरा हमने पढ़ा था कि ये फ्रेमवर्क बना के रखती है, जो प्रॉपर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका फ्रेमवर्क को मेंटेन करती है। तो ठीक है, फ्रेमवर्क। तीसरा क्या पढ़ा था? तीसरा सर मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करती है कि हम ये तो जानते हैं एक न्यूरॉन, ये दूसरी एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो एक्सोन करता है, ठीक है भैया। मगर उस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरी ट्रांसफर करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को एक नर्व में भी तो विद इन ट्रांसफर होना पड़ेगा। मतलब क्या कहने का मतलब कि भिंड से ग्वालियर, मैं बोल रहा हूं एक सिटी ए से सिटी बी कोई भी चीज जा रही है, कोई भी सिटी ए वाली बी पे पहुंचेगी तो उसका उसको उस ए से बीच का जो रास्ता है उसे वो भी तो चलना पड़ेगा। यानी एक एक्सोन ये है पूरा, एक एक्सोन पूरा, एक और इधर सेम ऐसा ही एक और बना हुआ है। एक इंफॉर्मेशन एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन पे तीसरे एक्सोन, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। वो तो कब करती है? जब एक्सोन टू एक्सोन यानी न्यूरॉन टू न्यूरॉन। मगर उससे पहले वो इंफॉर्मेशन विद इन नर्व भी तो ट्रांसफर होनी चाहिए।
अगर वो इंफॉर्मेशन विद इन नर्व ट्रांसफर नहीं होगी तो वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगी। यानी इस माइलिन सीट का एक काम क्या है, इस माइलिन सीट का काम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि ये विद इन नर्व को इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। यानी अगर माइलिन सीट चली गई तो अब इंफॉर्मेशन जो इस न्यूरॉन पे आई ये यहीं रह जाएगी, आगे नहीं पहुंचेगी, यानी इंफॉर्मेशन यहीं पर रह जाएगी। प्लस न्यूरॉन मरने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि माइलिन सीट प्रोटेक्ट करके भी रख रही थी, यानी इनकी डेथ होना हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, तो ये अब क्या समझ आया प्रॉपर हमें इसका काम। अब इसमें बस यही होता है, क्या होता है इसमें, आपकी जो माइलिन सीट है हमारी खुद की ओन इम्यूनिटी, हमारा ओन इम्यून सिस्टम हमारी माइलिन सीट को खाने लग जाता है, खत्म करने लग जाता है, उन्हें खाने लग जाता है। और यानी एक तरीके से बोले तो माइलिन सीट खत्म होने लग जाती है। यानी अब जो इंफॉर्मेशन जा रही थी, कम्युनिकेशन था वो बंद, प्लस नर्व की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, नर्व डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन तो सर यही कर रहे थे ना, अब ये नहीं है तो प्रोटेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन बंद, फ्रेमवर्क कैसे बनेगा। तो इन एमएस द इम्यून सिस्टम अटैक्स द प्रोटेक्टिव सीट माइलिन दैट कवर्स नर्व फाइबर एंड कॉज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। यही तो होना है। जब ये क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सिर्फ एक दो नर्व की माइलिन सीट खाता है, मल्टीपल, पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अब न्यूरॉन बॉडी में तो कहीं और होते नहीं है ना, अब ऐसी बातें मत करना। तो पूरे मल्टीपल यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन ट्रेवल करते हैं उनकी माइलिन सीट को खाने लग जाता है, और कंप्लीट, एक दो को नहीं, मैक्सिमम मल्टीपल्स को। यानी क्योंकि हमें पता है, मैंने अगर सोचा कि मुझे बाइसेप का फ्लेक्शन करना है तो सोचने से क्या होता है, मैंने यानी सोचा, नर्व पे कंडक्शन गया, नर्व ब्रेन के पास पहुंचेगा इंफॉर्मेशन लेके, ब्रेन प्रोसेसिंग करके वापस लेके आएगा, तब आप बाइसेप का फ्लेक्शन करोगे। अब आप सोचते रहो, मगर नर्व कंडक्शन करानी थी माइलिन सीट तो चली गई, इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचेगी ही नहीं। अब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तो आपकी भले मसल पूरी कंप्लीट तरीके से नॉर्मल हो, सब कुछ हो, फिर भी आप कोई बॉडी से काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ऊपर ट्रेवल होगी ही नहीं। आपके सोचने से कुछ नहीं होता, वो सोचने वाली पावर ऊपर ट्रेवल प्रोसेसिंग होके वापस आए तब उसके बदले में काम होता है। ठीक है, तो इवेंचुअली द डिसीज कैन कॉज परमानेंट डैमेज और डिटोरिएशन ऑफ द नर्व। ये तो मैं चिल्ला के कह ही रहा हूं तब से कि कम्युनिकेशन तो बंद होगा ही होगा, प्लस परमानेंट डैमेज और डिटोरिएशन भी नर्व का देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसलिए तो हमने कहा कि ये इसमें इतनी ताकत है कि ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीटली डिसेबल बना देती है। यानी ये बहुत प्रोग्रेसिव डिसीज, अगर एक बार हो गई तो ना के बराबर चांसेस होते हैं कि आप इसे रोक पाए, ना के बराबर। ठीक है, कौन सी एज में होती है ये? जनरली यंग एज में मिलती है, 20 to 40 ईयर्स में। रीजन समझ आ गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खुद की इम्यूनिटी की वजह से ही हमारे खुद के इम्यून सेल हमारी खुद के ही नर्व फाइबर्स की माइलिन सीट को खाने लग जाते हैं। ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू मेल्स, और जेनेटिक में का 3% जेनेटिक में ज्यादा रिस्पॉन्स होती रहती है, जेनेटिक से ज्यादा ट्रेवल करती है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें जो जनरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जेनेटिकली ही मेजरली जेनेटिकली ही ट्रेवल करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वरना तो हो तो किसी में भी जाती है। ठीक है, क्या पैथोलॉजी रहेगी? मुझे सिंपल सी बात समझाने वाली है। क्या अगर अब ये माइलिन सीट खत्म हो जाएंगी तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अब स्क्लेरोसिस होना डेवलप हो जाएगी, यानी हार्डनिंग हो जाएगी। स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग कब होती है? क्योंकि यहाँ स्कार बनेगा। अब ये चली खत्म हो गई तो यानी आपके बाहर कोई आपकी स्किन पे चोट लग जाए, क्या होता है वहां? सर वहां पर स्कार बनता है, स्किन हार्ड पड़ जाती है, तो वही अब यहाँ होगा, यहाँ हार्ड पड़ जाएगी पूरी माइलिन सीट और एकदम यहाँ पर स्कार डेवलप होने लग जाता है। तो स्कैटर्ड लीजन्स मिलते हैं, मालूम कैसे कलर के? ग्रेइश कलर के। आप जब एमआरआई देखते हो ना, तो एमआरआई में जब आप न्यूरॉन्स को देखते हो, जब आप न्यूरॉन्स वगैरह और इनका न्यूरॉन्स को देखोगे, न्यूरॉन्स को एक एक करके, तो वो न्यूरॉन्स आपको स्कैटर्ड लीजन्स मिलते हैं। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, क्योंकि माइलिन सीट पे कहीं कहीं पड़ रहे हैं, और ग्रेइश कलर के मिलते हैं। और ये लीजन 1 मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर तक के होते हैं, डिपेंड करेगी कितनी परसेंटेज ऑफ माइलिन सीट खत्म हो चुकी है। क्योंकि जितने परसेंटेज ऑफ माइलिन, जितनी ज्यादा माइलिन सीट खत्म हो गई, लीजन उतना ही बड़ा होगा, यानी स्कार उतना ही बड़ा होगा। और अब सीधी सी बात है, प्रेजेंट कहां होगा ग्रेइश कलर? ब्रेन के अंदर,
ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में? ब्रेन के अंदर कहां प्रेजेंट होता है? व्हाइट मैटर में, क्योंकि न्यूरॉन होते कहां? व्हाइट मैटर में ही तो होते हैं। तो जब आप एमआरआई उठाते हो तो जो एमआरआई आपको, जो एमआरआई में जो व्हाइट मैटर है ना, वो अब ग्रेइश कलर का नजर दिखने लग जाता है, उसमें ग्रेइश अपीयरेंस नजर आने लग जाती है एमआरआई में। क्यों? क्योंकि वहां पर स्कैटर्ड लीजन दिखने लग जाता है, और वो जितने ज्यादा सेंटीमीटर का होगा उतना ही क्या कलर आपको बहुत ज्यादा एकदम डार्क नजर आएगा, और जितने कम साइज का होगा उतना ही कम नजर आएगा। सर कहां कहां पे नजर आएगा? बोले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को अफेक्ट करती है, तो ब्रेन में भी नजर आएगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी नजर आएगा। और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेग। प्लेग का मतलब यही तो होता है। प्लेग क्या होता है? कोई भी स्कार टिश्यू या कुछ भी ऐसा डेवलप हो जाता है, बोलते ना प्लेग बन गया। तो इसी को इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने बस एक नाम दे दिया कि इसको हम प्लेग बोल देते हैं। प्लेग, व्हाट इज प्लेग? प्लेग इज अ स्कैटर्ड लीजन विद अ ग्रेइश कलर which is 1 millimeter to several centimeter and size present in the neuron which are present in the white matter of the brain and spinal cord known as plaque। ठीक है, इसी को हम प्लेग बोल देते हैं, जो हमने ऊपर डेफिनेशन बोली। तो द लीजन लाई इन क्लोज। अब ये क्या होता है? अभी लीजन खुद तो हो गया, मगर उसके बगल में, नर्व के बगल में जो जो वेन्स भी होती हैं, आर्टरी, जो छोटी छोटी वेन्स आर्टरी है, उनको भी धीरे धीरे करके इन्वॉल्वमेंट में लेने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं होती, फिर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स यानी क्या, वेन्स को भी इन्वॉल्वमेंट में, उनमें भी लीजन्स वो भी खराब होने लग जाती हैं। क्यों? नर्व के साथ धीरे धीरे करके वो भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है, क्योंकि नर्व जब डैमेज होगी तो नर्व में, आप मुझे बताओ, कोई भी चीज बॉडी में डैमेज हो, बॉडी उसको सही करने की तो कोशिश करेगी, और सही करने की कोशिश करेगी तो वहां पर इन्फ्लामेशन होगा। बोले सर बिल्कुल होगा। तो ये नर्व में भयंकर इन्फ्लामेशन, आपको इन्फ्लामेशन नजर आता है, इन्फ्लामेशन साइन दिखता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और वो इन्फ्लामेशन की चपेट में जो अगल बगल की वेन्यूल्स, वेन्स, आर्टरी, वो भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाती है बेचारी, वो भी अफेक्ट होने लग जाती है। क्यों? बोले इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो वो अपने आसपास की जो वेन्स, आर्टरी, उनको भी इन्वॉल्वमेंट में लेना कर देता है स्टार्ट। और वो एक बार इन्वॉल्वमेंट में हो गई स्टार्ट, तो फिर उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है चालू। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? अगर 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 आप देखो एकदम रिसेंट लीजन में क्या मिलता है? सबसे पहले हमें माइलिन डिस्ट्रक्शन मिलेगा, यानी माइलिन सीट का डिस्ट्रक्शन मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके ये एक्सोन भी इन्वॉल्वमेंट में आने लग जाता है। फिर क्या? रिलेटिव एक्सोन की स्पेयरिंग, मतलब खराब होने लग जाता है, स्पेयरिंग होने लग गई। गई तो सिर्फ माइलिन सीट, ऐसा नहीं कि एक्सोन को भी आपकी खुद की मिनट ये खाने लग गई, नहीं, खाती सिर्फ माइलिन सीट पर, मगर माइलिन सीट की वजह से आपका एक्सोन भी तो खराब हो गया भैया, आगे इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो जो दूसरे पार्ट होते हैं नर्व के, वो भी खराब होने लग जाते हैं, नर्व की एक्सोन होने लग जाती है। प्लस सबसे बड़ी चीज वहां पर पेरीवाइनस इन्फिल्ट्रेशन होता है विद, अभी इसका मतलब समझाऊंगा, पेरीवीनस इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, यानी उस जगह पर आपको मोनोन्यूक्लियर सेल्स और लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे मिलते हैं, सब कुछ दिमाग से निकालो। मोनोन्यूक्लियर सेल्स और लिम्फोसाइट्स क्यों देखने को मिलेंगे? मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज है, खुद की जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, वो हमारी जो न्यूरॉन है, नर्व है, उसकी जो माइलिन सीट है उसको एंटीजन समझने लग गई है, और उस पर उन्होंने अटैक कर दिया, यानी ये माइलिन सीट को ये खाने लग गई। ठीक है, अब एंटीबॉडी खाती किसके थ्रू है? पढ़ के आ चुके हो, क्लास 10th 11th 12th सबसे पढ़ते हो कि एंटीबॉडीज में कौन होते हैं? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस होते हैं। लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस यही तो खाने जाते हैं। आपके बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको कौन खाता है? लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, वही तो खाते हैं। यानी आप क्या बोलते हो कि आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया पहुंचा और आपकी एंटीबॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ काम करती है। यानी आपके बॉडी की एंटीबॉडी कौन? बोले लिम्फोसाइट, जो WBC है उसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, वो पहुंच जाते हैं उसको, बैक्टीरिया को खाने। मगर बैक्टीरिया तो यहाँ फॉरेन था, मगर यहाँ बैक्टीरिया जैसा कुछ नहीं है, कोई भी बाहर से नहीं आया, बॉडी में एबनॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। उसने खुद की ही नर्व की माइलिन सीट को एंटीजन समझ लिया है और उसको खाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी वजह से आपको उस जगह पर एबनॉर्मल मोनोन्यूक्लियर सेल, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। और यही तो साइन है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, कि आपको इस जगह पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह हुई? क्या यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस देखने की कोई वजह होनी चाहिए? बोले सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर एबनॉर्मली प्रेजेंट है तो ये अपना काम कर रहे हैं, यानी ये कुछ ना कुछ यहाँ खा रहे हैं।
क्या खा रहे हैं? अगर वहां पर कोई फॉरेन बैक्टीरिया चलो तो ठीक है, हमें बचा रहे हैं, और वहां बैक्टीरिया कोई फॉरेन कुछ तो है नहीं, हमारी खुद की माइलिन सीट को खा रहे हैं, तो फिर क्या? अगर जब ये खुद की माइलिन सीट को खा रहा है, यानी हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही हो गया, यानी ओन इम्यूनिटी, हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारी माइलिन सीट को खाने लग गई भैया। यही तो हो रहा है, और क्या चल रहा है? तो ये प्रेजेंस बहुत बड़ा साइन होता है किस चीज का? कि वहां पर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, यानी क्या आपको इंटरस्टिशियल लिम्फोसाइट्स वगैरह वहां मिलते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइन होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल इडीमा तो मिलना ही है, मैंने आपको कहा इडीमा क्यों मिलना है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग मिलेगी, चीजें खराब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, तो इडीमा और एक्यूट लीजन्स। और मैंने कहा था कि इन्फ्लामेशन होगा तो अगल बगल की आर्टरीज, वेन्स, टिश्यूज को इन्वॉल्वमेंट में ले लेती हैं, तो इडीमा भी देखने को मिलता है इन एक्यूट लीजन्स में, ठीक है। प्लस दिक्कत, अब यहां तक चलो ठीक है, हम मान लेते कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या धीरे 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 करके आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इन्वॉल्वमेंट में लेके उसका ब्रेक डाउन कर देती है। अब बोले क्योंकि ये डिसीज के लिए जरूरी है। डिसीज अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं तोड़ेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बोले क्यों नहीं अच्छा होगा सर? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर जो डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस आ रहा है उन्हें रोकेगा। बोलेगा भैया क्यों ऊपर जा रहे हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई फॉरेन है ही नहीं, कोई बैक्टीरिया आया ही नहीं है। मगर ये डिसीज क्या, अब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो ये क्या करेगा? बोले सबसे पहले उस गेट को हटा दो जो ब्लड ब्रेन बैरियर और डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस को आने नहीं देगा। तो हमारी बॉडी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को ही तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। अब मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसी तो आ रहे हैं, मगर जो बहुत सारी हजारों एबनॉर्मल चीजें थी जो ब्रेन में नहीं पहुंचनी चाहिए थी, अब वो भी आने लग जाएंगी धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर टूट गया। क्यों टूटा? कि हमारी खुद की इम्यूनिटी नहीं तोड़ दिया, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के डब्ल्यूबीसी और उनको आने में दिक्कत हो रही थी, उसने बोला अच्छा ये रोक रहा है, तोड़ो इसे। तो हमारी खुद की ही बॉडी हमारे खिलाफ कितना खतरनाक काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। क्या क्या पैथोजेनेसिस हो सकती है? पैथोजेनेसिस हमें क्यों होती है? ये अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो, यानी हमारे अंदर कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाए, हमारे अंदर कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी डिफिशियंसी हुई मतलब, तो हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करने लग जाती है। अगर हमारे अंदर कोई कमी हो इम्यून सिस्टम में, तभी तो हमारी खुद की काम करेगी। तो एक रीजन होता है इम्यून डिफिशियंसी, मतलब टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस फाउंड इन प्लेग। यही तो मैंने बताया कि टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेजेस मिलेंगे प्लेग में, और यही साइन होता है कि उन्होंने आपकी माइलिन सीट को एंटीजन समझ लिया और उसे खाने लग गए हैं। तो मे बी सैनिटाइज टू माइलिन एंटीजन। वैसे आपकी माइलिन सीट आपके लिए नॉर्मल थी, मगर आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडी है ना, उसने माइलिन सीट को एंटीजन समझ के उसे खाने लग गई है, ठीक है। पहला रीजन होता है कि आपकी बॉडी की कोई इम्यूनिटी डिफिशियंसी हो। दूसरा रीजन होता है सबसे बड़ा जेनेटिक। अब जेनेटिक अगर आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जेनेटिकली आती हैं। अब ये होती कैसे है? हमें क्या होता है कि हमें हो जाए? देखो ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हर कोई, आप जरूरी नहीं है आपके अंदर भी कोई ना कोई अभी जेनेटिक प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि अगर वो अभी सिम्टम नहीं दिखा रही तो उसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, वो है। हमारे बॉडी में एक सेल होते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ये क्या होते हैं? ये एक जेनेटिक फैक्टर है। ये एक जेनेटिक फैक्टर है जो माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रेवल करता है। ये जेनेटिक फैक्टर होता है, ये माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रेवल करता है। ये जैसे HLA माँ बाप के अंदर था, वो बच्चों के अंदर आ जाता है। ये क्या होता है? ये हमारी WBCs के ऊपर एक एंटीजन आके बैठ जाता है, ठीक है। अब हमारी अगर कोई एंटीजन है वो तो हमारी बॉडी के लिए खिलाफ है ना, अगर कोई एंटीजन है वो तो हमारी बॉडी के खिलाफ है, हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ने स्टार्ट कर देगी। तो हमारी एंटीबॉडी उससे लड़ती क्यों नहीं है? ये एंटीजन रेस्टिंग फेज में बैठा होता है, चुपचाप बैठा होता है। आपकी बॉडी में भी बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है हमारे में, मगर हमारे में क्या, चुपचाप बैठे होते हैं, बस ये इंतजार में होते हैं कि कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो उसे एक्टिवेट कर दे, जो इसे एक्टिवेट कर दे। HLA देखो सबके अपने अपने कोड होते हैं, जैसे HLA, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोड होता है HLA DR2 और DR4, D27 होता है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कोड्स होते हैं अपने अपने। इसका कोड होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का DR2, ठीक है। ऐसे मतलब होते सब HLA ही है, बस सबके अपने अपने कोड होते हैं। कोड से ही तो पता चलेगा ना वो HLA किस डिसीज का है।
तो साइंटिस्ट ने अपने अपने कोड उनको दे दिए कि कौन सा मिलता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये बॉडी में प्रेजेंट तो होता है एचएलए, अब पता नहीं आपके अंदर कौन सा कोड प्रेजेंट हो, कौन सी डिसीज का आपको भी नहीं मालूम, कहो एक से ज्यादा डिसीज का प्रेजेंट हो, कहो नहीं प्रेजेंट हो, होता है आप में, हम में, सब में प्रेजेंट हो सकता है। तो अब क्या ये शांत बैठे रहते हैं, एक्टिवेट नहीं होते। बोले एक्टिवेट कब होते हैं कि बाहर से कोई आकर इन्हें पिंच कर दे। बोले पिंच करने वाली क्या चीज होती है सर? कोई भी हो सकता है, कहो कि कोई वायरस कर दे, बैक्टीरिया कर दे, कोई भी चीज हो सकती है जो उसको ट्रिगर कर सकती है, मगर वो डिपेंड करेगी कि क्या चीज है जिससे ये ट्रिगर होगा। वायरस तो 10,000 आते हैं, मगर ये इस जो हमारे अंदर एचएलए है उस पर डिपेंड होगा कि वो किससे ट्रिगर होना है। अगर उसे वो चीज मिल गई जिससे वो ट्रिगर होता है तो ये एंटीजन हो जाएगा अब एक्टिवेटेड। अब ये एंटीजन हो गया एक्टिवेटेड। अब ये एंटीजन कहीं बाहर का तो था ही नहीं, बेचारा हमारा ही तो था जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया। अब इसके खिलाफ अब हमारी खुद की एंटीबॉडी, वो तो कहती है अरे ये कोई बाहर से आ गया, इसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और इससे लड़ना कर देती है स्टार्ट। अब इससे लड़ोगे क्या, ये तो हमारी खुद की ही चीज है जो हमें माँ बाप ने दी, यानी हमारे बॉडी को हार्म करने लग जाती है। और अगर यही एचएलए DR2 हो, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का हो, तो ये हमारी बॉडी की न्यूरॉन्स की माइलिन सीट को खाने लग जाती है। ठीक है, समझ आया? तो क्या हुआ, एचएलए एंटीजन इज अ जेनेटिक मार्कर। अब आप यहां से सर एक दिमाग भी और लगा सकते हो, बोले क्या कि हम इस पेशेंट का जेनेटिक मार्कर टेस्ट करा देंगे। अगर इसके अंदर जाओ, अगर ये पेशेंट देखो आप, मैं नॉर्मली आपका जेनेटिक मार्कर का टेस्ट कराऊं, आपके अंदर भले वो एंटीजन प्रेजेंट हो फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर मेरे अंदर अभी इनएक्टिवेटेड कंडीशन में बॉडी में प्रेजेंट है, मगर वो एक्टिव नहीं है तो दिखेगा भी नहीं। बोले एक्टिव कब होगा कि बाहर से कोई भी कुछ जो उसको आके ट्रिगर कर दे। अब उसका मन है वो किससे ट्रिगर होगा। अब ये याद रखना, इसके अंदर सिर्फ एचएलए लिखा है, आप पूरा याद रखना कि एचएलए DR2 इसका जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, एचएलए DR2 एंटीजन, जब जिन लोगों में अगर ये हो गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आप उनका जेनेटिक मार्कर टेस्ट कराओगे तो उनके बॉडी के अंदर HLA DR2 पॉजिटिव मिलेगा। यानी ये लोग अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इनको ऐसी रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी और बहुत सारी ऐसी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, क्या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये ऑर्थो के टॉपिक्स है। जब इनको पढ़ोगे तो उनमें भी ऐसी जेनेटिक मार्कर पढ़ोगे, तो जब उनका टेस्ट कराना होता है तो उनमें वो वाले जेनेटिक मार्कर का टेस्ट करा रहे होते हैं। पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं, अच्छा ये सिम्टम्स इससे मैच कर रहे हैं तो एक काम करो, इस पेशेंट का DR2 जेनेटिक मार्कर टेस्ट करा दो। अगर DR2 जेनेटिक मार्कर उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो दिमाग ही नहीं लगता, फिर तो सीधा बोल दो इस पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए अलग होता है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, और जो क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अलग होता है। ऐसे अपने अपने अलग बहुत सारी डिसीज के लिए होता है। तो ये क्या है, ये क्या फैक्टर होता है, ये हेरिडिटी फैक्टर होता है। ये जनरली मैंने कहा ना ये वुमेन्स में ज्यादा होता है, तो इसके लिए वुमेन्स, इसलिए वुमेन्स अफेक्टेड होती हैं और वो ही बहुत ज्यादा इसको ट्रेवल कराती हैं। तो अफेक्टेड वुमेन ट्रांसमिट मल्टीपल स्क्लेरोसिस टू ऑफस्प्रिंग मोर फ्रिक्वेंटली देन अफेक्टेड मेल्स। वुमेन इसको ज्यादा ट्रेवल कराती है, इसलिए वुमेन ज्यादा अफेक्टेड होती है। ठीक है, और क्या ट्रिगर कर सकता है भैया, कोई वायरस कर दे, कुछ भी कर दे आपको। तो देखो अब आप बोलोगे सर जरूरी है क्या, अब वेरिसेला जोस्टर, मीजल्स, रूबेला तो ऐसे ही बहुत बार बॉडी में हो जाते हैं। मैंने बोला ना वो एंटीजन का मन है वो किससे ट्रिगर होगा, उसके कुछ कोड होते हैं, वो कोड जो तोड़ देगा उसके वो डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो अगर मेरे अंदर अगर DR2 है और मैं अगर वेरिसेला जोस्टर से हुआ तो आप भी वेरिसेला जोस्टर से ही होंगे, आप दूसरे से भी हो सकते हो, तो आपके एंटीजन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो कुछ भी लिख दो, बैक्टीरिया, वायरस, किसी से भी ट्रिगर हो सकता है, जैसे वेरिसेला जोस्टर, मीजल्स, रूबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स। और आप क्या बोलते हो, अरे सर हर्पिस, हमको तो मीजल्स हुए थे, मीजल्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे हो गया? मीजल्स हम जानते हैं ना, बच्चों में मीजल्स होते हैं। तो आप बोलोगे सर रूबेला हुआ था, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे हो गया हमें? बोले आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एंटीजन पहले से प्रेजेंट था, इसने बस ट्रिगर कर दिया। ठीक है, होती कुछ और डिसीज है, हो कुछ और जाता है, फिर आप कहते हो सर हुआ तो ये था, वो कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि उसने ट्रिगर कर दिया। ठीक है, एंड कॉज ये सब क्या करेंगे, आपके CSF एंटीबॉडीज को ट्रिगर कर देते हैं और आपकी CSF एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी एंटीजन को ट्रिगर करके, जिसकी वजह से आपकी CSF एंटीबॉडी वो अब बढ़ जाएंगी और वो अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपकी खुद की ही एंटीबॉडीज आपकी इसमें
आपकी माइलिन सीट को खाने लग जाएंगे। यानी क्या क्या देखा हमने, क्या क्या डेवलपमेंट में देखे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा, या फिर ऑटो इम्यून के अंदर ही कोई डिसऑर्डर यानी डिफिशियंसी हो, कोई इन्वायरमेंट यानी वायरस वगैरह ये सब इसको ट्रिगर कर सकते थे। और एज में तो हमने देखा ही था कि यंगर एज में ज्यादा था और फीमेल्स में ज्यादा मिल रहा था एज कंपेयर टू मेल। क्या क्या सिम्टम्स मिल रहे थे? बोले सर सिम्टम्स में बहुत सारे। अब आप दिमाग लगा सकते हो कि भैया नर्व जा रही है, यानी सारे कंडक्शन, सेंसरी, मोटर कंडक्शन, अब जितने हजारों सिम्टम्स आते हैं आप लिख सकते हो। यहां कुछ आपके लिए स्पेशलाइज करके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिम्टम्स एट ऑनसेट, क्या वेग, क्या क्या स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, वेग सिम्टम यानी क्या, पेशेंट लिथार्जी, हेडेक, डिप्रेशन, एक्स इन लिम्स, ये सारे जनरल सिम्टम हो गए ना। आपको देखो अभी आप इतने सारे सिम्टम्स पढ़ोगे हजारों, और सारे सिम्टम आप बोलोगे सर ये तो सारे वही सिम्टम है ना जो नर्व के जाने पे होते हैं, तो नर्व तो जा ही रही है, तो सिम्टम्स तो वही आने हैं। तो सिम्टम्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेंसरी डिस्टर्बेंस तो मिलना है, नर्व जा रही है। इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक तो अलग से वर्ड आएंगे उनको तो स्पेशल करके लिख के आना है सर, बाकी फिर कुछ भी लिख के आओ। एक आया रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस, यानी इसमें क्या, जो ये ऑप्टिक नर्व, अब देखो सारी नर्व इन्फ्लामेशन होता है, मैंने कहा ना जो नर्व अफेक्ट होगी उसमें इन्फ्लामेशन तो दिखना ही दिखना है, कोई समझने वाली क्यों, क्योंकि जो नर्व अफेक्ट होगी उसकी बॉडी हीलिंग भी करेगी, और हील करेगी तो इन्फ्लामेशन तो होना है ना। इन्फ्लामेशन हमें पता है, स्वेलिंग, तो इसमें क्या है, अगर आपकी ऑप्टिक नर्व की इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व इसको बोलते हैं रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस। ये 2 मार्क्स में आप पूछते हैं। अब ये मत बोलना कि सर रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिख सकता है, मगर और भी 10,000 चीजें जिसकी वजह से आपको रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस हो जाए। रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस की डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अब किसी भी रीजन से, उसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। इसको एक नाम से और जानते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, ये 2 मार्क्स में आपसे जरूर पूछते हैं, ऑप्टिक न्यूराइटिस या रेट्रोवल्वर न्यूराइटिस, एक ही बात होती है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। लिम्ब वीकनेस, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, एफेजिया देखने को मिल सकता है, स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, ऐसे लिख दो मन से, वर्टिगो, चक्कर आना, अटैक्सिक इनकोऑर्डिनेशन होना। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आ गया, जैसे एक था रेट्रोवल्वर, एक और आ गया कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मिलता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या होता है हमें पता ना, हमारी 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से जो 5th क्रेनियल नर्व होती है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व, जो मिक्स्ड नर्व होती है, सेंसरी और मोटर सप्लाई करती है। फेस के कौन कौन से पार्ट को सप्लाई, उसकी कौन कौन सी 3 ब्रांचेस होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, याद करो, बहुत दिक्कत आएगी नहीं तो आगे चल के। ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेस होती हैं, 3 ब्रांचेस होती हैं। ये सब तो हमें बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में या नाट में सब हम पढ़ते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व की कौन कौन सी 3 ब्रांच, पहली होती है ऑप्टिक, दूसरी होती है मैक्सिलरी, और तीसरी होती है मैंडिब्यूलर। ये तीनों नर्व ट्राइजेमिनल इस तरीके से सप्लाई करती है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 3 ब्रांचेस जाती हैं। ये 3 ब्रांचेस है, ये एक पहला ऑप्टिक नर्व को, दूसरा मैक्सिलरी नर्व को, तीसरा मैंडिबुलर। इनकी सेंसरी और मोटर सप्लाई करती है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में मालूम क्या होता है, जनरली मैक्सिलरी नर्व में होता है, बाकी तीनों में हो सकता है या किसी एक में हो जाए। इतना भयंकर पेन फील होता है पेशेंट को, ये नर्व इरिटेट हो जाती है, या तो ओवरऑल नर्व इरिटेट हो गई तो पूरे फेस पर, या इसके किसी एक ब्रांच में, ऑप्टिक में हो जाए, मैक्सिलरी में, मोस्ट कॉमन मैक्सिलरी में होती है। मालूम क्या होता है, इस इतने पार्ट पे, चिक्स वाले पार्ट पे, चिक वाले पार्ट पे इतना पेन होता है ना, पेशेंट ये कहता है कि मर जाए। और ये आपको मालूम मोस्ट कॉमन एक्टर को है सलमान खान को, इतना सडन पेन, एकदम ये नर्व इरिटेट होती है और ऐसा बर्निंग सेंसेशन और इतना पेन होता है, मतलब सहन नहीं कर पाते। फिर 99.99% प्योर अल्कोहल का इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों, नर्व को शांत करने के लिए, नर्व इरिटेट हो जाती है भयंकर। ट्राइजेमिनल खुद में एक डिसीज है। ट्राइजेमिनल है क्या, कि सर हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो इरिटेट हो जाए। इरिटेट क्यों होगी, 10,000 रीजन होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो सर ट्राइजेमिनल नर्व है वो इरिटेट हो जाती है। मोस्ट कॉमनली मैक्सिलरी, क्योंकि सलमान खान को याद रखना, ठीक है, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक में भी होता है मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, तो ये मैक्सिलरी चिक वाले पार्ट पे इतना भयंकर होता है इसके लिए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है सर, अगर एकदम सडन पेन हो गया तो प्योर 99.99% प्योर अल्कोहल का इंजेक्शन लगता है, नहीं तो आगे चल के इस नर्व को ही काट के निकलवा देते हैं। इतना सीवियर पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है इसका। कौन सी वाली,
ये रेट्रोबल्बर, चलो ठीक है। सेकंड, एक सेकंड, ऑप्थेल्मिक, एक सेकंड में, जस्ट अ सेकंड, हो सकती है मेरे को भी डाउट हो, शायद मैंने ना लगा, एक सेकंड वेट करिए। आप क्या बोल रहे हो, मतलब वो ऑप्थेल, हाँ सॉरी, ऑप्थेल्मिक है, ठीक है। कौन कौन सी, ये मैंने अभी आपको बताया, वेरी गुड, दिमाग में नहीं रहा, ठीक है। कौन, जो आपको तीन ब्रांच कौन कौन सी बताई, पहली वाली ऑप्टिक, ऑप्टिक नहीं है, ऑप्थेल्मिक होती है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक, ऑप्टिक नाम बोल रहा हूँ, सप्लाई वही करती है, सप्लाई मैंने आपको सही बताया था, सप्लाई यही होता है, सप्लाई पूरा यही है, ये ऑप्थेल्मिक पार्ट को, ये मैक्सिलरी पार्ट को, मैंडिबुलर, सप्लाई को, ये बस ऑप्टिक बोल दिया तो ऑप्टिक नहीं होता, ऑप्थेल्मिक, दोनों वही सप्लाई करते हैं, ऑप्टिक या ऑप्थेल्मिक, सप्लाई आंख को ही करती है, नाम ऑप्थेल्मिक बोल दिया, ठीक है। सप्लाई आंख के आई वाले एरिया को ही करती है, इसलिए मैंने ऑप्टिक बोल दिया था, वैसे नाम इसका ऑप्थेल्मिक है, ठीक है। चाहे ऑप्टिक हो चाहे ऑप्थेल्मिक, सप्लाई आंख को ही करती है, एक ही आप भी समझ लोगे, नाम भी एक ही है, लेकिन आप ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक याद रखना, ठीक है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। आगे क्या, ट्राइजेमिनल न्यूरिज्म मे बी एन अर्ली सिम्टम ऑफ, अब मैंने आपको ये पूरा बता दिया, मस्कुलर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अर्ली सिम्टम्स मिलता है। सेंसरी सिम्टम में नमनेस, पेरिस्थेशिया, ये सब तो आपको सब कॉमन है, ये तो सारी चीजें आप खुद लिख के आ सकते हो। पेरिस्थेशिया ड्यू टू पोस्टीरियर कॉलम डीमाइलिनेशन, आपको पता है, मैंने आपको बताया ना, पोस्टीरियर कॉलम, मैंने आपको तीन कॉलम बताए थे, एक आपको फिर बताता हूँ, तीन कॉलम होते हैं, कौन कौन